प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपको वर्तमान में जो वक्फ बिल पास हुआ था लोकसभा से, राज्यसभा से, और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय के साइन हो गए हैं, दस्तखत हो गए हैं और वो कानून बन गया है। लेकिन मैंने आपको वैसे इशारा तो पहले भी किया था, इस बिल के पास होने का जो खेल है वो सारा अब खुल गया है, ओपन हो गया है, बिल्कुल सच्चाई सामने आ गई है। कैसे पास हुआ, क्या तरीका अपनाया गया। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू, मैंने ये पहले भी कहा था, अगर ये कह रहे हैं कि हम पेश करेंगे और पास कराएंगे तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ईडी की एंट्री तो नहीं, धमकी तो नहीं दे दी गई चंद्रबाबू नायडू को। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो सीना तान के मुस्लिम कम्युनिटीज को, मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम भाइयों को ये कह चुके थे कि किसी भी हालत में जब तक मैं बैठा हूं आपकी संपत्ति पर देश भर में कहीं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। इतना बड़ा आश्वासन। लेकिन वर्तमान में राजनीति करने वालों के लिए जबान कोई मायने नहीं रखती है। इंसान के जीवन में जबान का बहुत बड़ा महत्व है। जिस इंसान का चरित्र सही है और उसका जबान उसकी सही है, वो इंसान कभी मार नहीं खा सकता है। और इन दोनों चीजों का अकाल पड़ा हुआ है हमारी राजनीतिक व्यवस्था में। ना वहां चरित्र नाम की कोई चीज दिखती है, ना ही वहां पर जबान नाम की कोई चीज दिखती है। ये मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं बार बार हर चीज को बताता हूं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूं। अगर इसके विपरीत कुछ है तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे उदाहरण दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा, मैं अपनी स्टेटमेंट बदल दूंगा। राजनीति में आज चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है, कमिटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, जबान नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब राजनीतिक चरित्र इतना नीचे गिर गया है, शायद उससे ऊपर उठने के लिए बहुत मुश्किल आएगी, बहुत मुश्किल होगा उसको वहां से उठाना। इतना नीचे स्तर तक गिरा दिया इन लोगों ने। जो आज राजनीतिक व्यवस्था है 77 साल से, ऑलमोस्ट 78 साल से, हालात बहुत खराब है। अब आप इसी से देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू का जो खेल उजागर हुआ आप देख लीजिए। एक तरफ मुस्लिम भाइयों को सीना तान करके, सीना ठोक करके, पता नहीं शायद प्रधानमंत्री महोदय का 56 है, उनका भी 56 ही है या उसके आसपास कहीं है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसी सीने को ठोका था उन्होंने और ये कहा था मेरे रहते हुए आपकी संपत्ति को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और चुपचाप आधी रात को दोनों सदनों से पास करा दिया, आधी रात को। आप देखिए, लोकसभा से भी आधी रात को पास हुआ, राज्यसभा से भी चुपके से, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने यह सोचा होगा अब हमारे मुस्लिम भाई तो सो गए होंगे, आधी रात से भी ज्यादा समय हो गया था, वो सो गए होंगे, चुपके से करा देते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा। शायद ये सोचा होगा चंद्रबाबू नायडू ने, मगर शायद उनको मालूम नहीं था कि सच्चाई कभी छिपती नहीं है, सच्चाई तो बाहर आ जाएगी। तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम संगठन जो है, अगले दिन सो करके जब उठे हैं तो उन्होंने देख लिया कि चंद्रबाबू नायडू तो बहुत धोखेबाज निकले, खतरनाक आदमी निकले। यानी तुरंत उन्होंने उधर तो जबान दे रहे नहीं पास होने देंगे, और यहां चुपके से आधी रात के बाद करा दिया। अब देखिए, अब वो खेल क्या था। 2014 में चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी और आपको मालूम है जब आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो गए थे, यानी एक तेलंगाना राज्य को अलग से इसका गठन कर दिया गया था, और जो उस वक्त हैदराबाद वो आंध्र प्रदेश की राजधानी होती थी बिना मतलब बंटवारे से पहले, और वो तेलंगाना के हिस्से में आ गई थी। हैदराबाद जो राजधानी थी वो तेलंगाना के हिस्से में आ गई और आंध्र प्रदेश के लिए अलग राजधानी का गठन करना था, अलग राजधानी बनानी थी। और चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को चुना था राजधानी के लिए, और काम शुरू हो गया था, प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। उसी प्रोजेक्ट में 5 लाख करोड़ का घपला है, 5 लाख करोड़ का। और 2019 में चंद्रबाबू नायडू हार गए थे, बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, और जगन मोहन रेड्डी की वहां सरकार बन गई थी। जगन मोहन रेड्डी ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया था जो इन्होंने शुरू किया, क्योंकि घोटाला था, भ्रष्टाचार था उसके अंदर, प्रोजेक्ट को रोक दिया था। और आपको ध्यान होगा चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना पड़ा था। अभी जब 2024 के लोकसभा चुनाव थे, इसी के साथ वहां विधानसभा के चुनाव थे, तो इन्होंने, यानी वर्तमान में बीजेपी को किसी के चरित्र से कोई लेना देना नहीं है, कौन आदमी जेल में है, क्यों जेल में है, उसका साथ हम लें ना लें, इनको कुर्सी से मतलब है, इनको कुर्सी से प्यार है। वो कुर्सी गलत खेल करके भी आपको मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, सही खेल करके मिले तो भी कोई बात नहीं। तो इन्होंने, अब आदमी जेल में बंद है तो भ्रष्टाचारी था या दोषी था, कुछ तो होगा, मगर कोई फिक्र नहीं, उसको जेल से निकाल दिया और उसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। और केंद्र में सबसे बड़ी बैसाखी उसी की है, चंद्रबाबू नायडू की है। और राज्य विधानसभा में, वहां भी, राज्य में भी सरकार इन्हीं की, दोनों की चल रही है। हालांकि
यहां केंद्र में तो नीतीश की चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के बगैर ये हिल जाएगी, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। राज्य सरकार बिना बीजेपी के भी चल सकती है, उनकी उनके विधायक हैं, संगठन मतलब संख्या बल उनके हक में है। अब वही अगर ये समर्थन नहीं देते, देखिए गृह मंत्री 2-3 दिन पहले अनाउंस करते हैं इसी सत्र में वक्फ बोर्ड बिल पेश होगा और पास होगा। ऐसे कोई तभी बोल सकता है जब उसकी सारी चीजें ठीक हो गई है, वरना सीना तान के ठोक करके नहीं कह सकते। उधर चंद्रबाबू नायडू सीना ठोक के कह चुके थे हम पास नहीं होने देंगे, लेकिन इनकी रातों रात डील हो गई है। इन्होंने बता दिया कि ईडी हमारे पास ही है, अभी भी ईडी हमसे दूर नहीं गई है, और 5 लाख का जो करोड़ का 5 लाख करोड़ का घोटाला भी वो भी है कागज हमारे पास। तो ऐसा धमका करके और रातों रात डील हो गई और वो बिल आधी रात के बाद दोनों सदनों से पास हो गया है। ये था असली खेल। मैंने तो उसी दिन इशारा कर दिया था कि चंद्रबाबू नायडू वचन देकर के अगर पीछे हटे हैं तो जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ईडी का कोई ऐसा कुछ संदेश गया होगा, और वो वही संदेश था कि 5 लाख करोड़ का जो घोटाला था वो सामने आना था। चंद्रबाबू नायडू दोबारा से जेल में जा सकते थे, लेकिन इनको देश से क्या लेना देना। वक्फ बोर्ड के बिल पास होने से देश को नुकसान हो या मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान हो या हिंदुओं को, किसी को भी हो, इसको क्या लेना देना। इसकी जेल तो बच गई है, 5 लाख करोड़ का घोटाला भी बच गया है और जेल में भी जाने से बच गए हैं। लेकिन अगर कोई और सरकार आ जाए जो इसके समर्थन की जिसको जरूरत ना पड़े, तब ये क्या करेंगे। समर्थन की जरूरत पड़ेगी तब तो इस देश की रिकॉर्ड है, समर्थन लेने के लिए ये नहीं देखते कि चरित्र कैसा है उसका, लेकिन इसके समर्थन के बगैर अगर कोई सरकार बन गई तब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। वो केस तो फिर भी खुलेगा। आखिर अपने आप को कब तक बचाएंगे। तो ये कितनी शर्म की बात है। भ्रष्टाचार करो, लूटो, अपने राज्य को या देश को लूटो, और दूसरे को जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी है या ईमानदार है, उसका साथ दे दो, आपका भ्रष्टाचार लीगल हो जाएगा, आपको जायज हो जाएगा, आपका तो वो मतलब कानून के अंदर हो जाएगा, फिर आपको कोई पूछेगा नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा, अब ये सिस्टम हमें बदलना होगा। राजनीति के अंदर चरित्र और कमिटमेंट, ये दोनों अगर नहीं है तो वो राजनीति करने के लायक नहीं वो लोग। ये देश की जनता को ये सोचना होगा, हमें इनके खिलाफ ये लड़ाई लड़नी होगी। शांतिपूर्ण तरीके से हमें सड़कों पर आना होगा, और भ्रष्टाचार और ये कमिटमेंट जो राजनीति में नहीं है वो स्थापित करना होगा। और एक और चीज जो राजनीति में बहुत बड़ी है उसको बाहर करना होगा, वो है व्यापार। राजनीति के अंदर आज व्यापार पूरी तरह से हावी है। हमें व्यापार को राजनीति से निकालना होगा, वरना ये राजनीति नहीं है, ये बिल्कुल एक व्यापारी बैठे हैं देश का सौदा करने के लिए, देश को बेचने के लिए। पहले जिनकी किसानों की जमीन पर नजर थी वो पार नहीं लगी उनकी, क्योंकि वो कानून वापस लेने पड़े, देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। अब ये वक्फ बिल के थ्रू प्रॉपर्टी को मतलब छीनना चाह रहे, इनकी नजर उस प्रॉपर्टी पर है। शर्मनाक है। तो हमें ये गंदगी जो है देश से निकालनी होगी। हमारा इतना सुंदर देश है, पवित्र देश है, भारत की धरती इतनी पवित्र है, लेकिन यहां सरकारें भ्रष्ट हैं। ये शर्मनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, जो सामने है, असलियत है, सच्चाई है, सबके सामने है, मैं वही कह रहा हूं। दुनिया भर का कर्जा देश के ऊपर चढ़ा दिया, दुनिया भर का लोन, यानी पिछले 66 साल में जो लोन था जितना, उसका 4 गुना 11 साल में बढ़ा दिया। कहां गया पैसा। और बहुत सारी ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं, आज का वो विषय नहीं है। कहने का मतलब है व्यापार, चरित्र और कमिटमेंट। चरित्र को स्थापित करना होगा, कमिटमेंट को स्थापित करना होगा, व्यापार को बाहर करना होगा राजनीति से, तभी राजनीति चलेगी। आज राजनीति के अंदर राज बचा हुआ है, नीति नाम की कोई चीज नहीं है। नीति के बिना कोई चीज चलती नहीं है, लेकिन एक राजनीति ऐसी है जहां राज चल रहा है लेकिन नीति नहीं है, बिना नीति के चल रहा है। तो हमें पूरे देशवासियों को इसके लिए कदम बढ़ाना होगा, आगे आना होगा, और इस गंदगी को हमें खत्म करने का संकल्प लेना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।